प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मुल्क में बैंक्स के माफिया ने गठजोड़ कर लिया, डॉलर बेलगाम, रुपया रुल गया। स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ बैंक्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से एलसी खोलने के लिए इजाफी पैसे वसूल करने का इंकशाफ। क्या डॉलर्स की उड़ान में बैंक्स मुलव्विस हैं? इसके अलावा बात करेंगे ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, दोहरी शहरियत के हामिल। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भांडा फोड़ दिया। नादरा में दर्जनों अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल निकले। अफसरान के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजारत कानून को दोहरी शहरियत से मुतालिक नया बिल लाने की हिदायत कर दी। इसके अलावा बात करेंगे गैर कानूनी अफगान शहरियों की पाकिस्तान में मौजूदगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फट पड़े। अफगानी शहरी पाकिस्तान में डकैतियों, स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। पीएसी ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। और इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दौरा किस कदर कामयाब जा रहा है, जानेंगे न्यूयॉर्क में मौजूद ब्यूरो चीफ GTV इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिसमें आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। क्लास साहब, आपसे आगाज करूंगी, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब और वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो मैटर्स हैं वो उनसे रेलिवेंट हैं। सो आप ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया उनका, मांडवीवाला साहब का भी बहुत शुक्रिया। आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी यहाँ पे और उसमें मांडवीवाला साहब जो है दोनों मीटिंग्स में वो शामिल थे। बल्कि मैंने भी जाना था कि सुबह लेकर मुझे कुछ छोटा सा मसला हो गया, कुडेंट गो। हालांकि वो भी मैंने माजरत करनी थी उनसे, मांडवीवाला साहब से, कि बड़ी अहम मीटिंग होती है। बड़ा कुछ सीखा है मैंने वहाँ से मीटिंग से। ये जो फाइनेंस कमेटी की है और बड़े बिग ब्रेन्स बैठते हैं वहाँ पे, जो ये इकॉनमी को समझते हैं, इसको आप कह सकते फाइनेंशियल इश्यूज़ को समझते हैं। खुद मिनिस्टर्स रह चुके हैं। मतलब आप इस वक्त अगर देखें कमेटी में, गलत नहीं कह रहा, शौकत तरीन साहब भी उसके मेंबर हैं, सलीम मांडवीवाला साहब भी मेंबर हैं। दोनों मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं अपने अपने ये हुकूमतों में। और उसके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं। बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब तो मेरा ख्याल आए भी नहीं है वहाँ पे। तो इन्हीं से पूछते हैं मेरा ख्याल है मांडवीवाला साहब से कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इनसे पूछने वाले। खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं जैसे मैंने कहा। तो मांडवी साहब, सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मांडवीवाला साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा क्लास साहब, आप बता रहे थे आप जा नहीं सके, तो आज के एजेंडा पे क्या क्या चीजें थी? एजेंडा पे अभी आपने थोड़ा सा इंट्रो आज आपने पढ़ा है। इसमें जो मेन चीज़ें थी डॉलर से रिलेटेड थी कि डॉलर जिस तरीके से इनके हाथ से कंट्रोल से निकल गया है। एक तो ये इशू बड़ा उस पर अहम था। फिर सादिया अब्बासी साहबा का बिल था, उन्होंने अपनी हुकूमत को रगड़ा दिया। और मेन जो चीज़ थी जो मेरे लिए मेरा ख्याल है थोड़ी सी तो नहीं ज़्यादा होनी है, मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो मैं अभी इनके पढ़ा था, इमरान मगराना साहब हमारे रिपोर्टर हैं, वो जाते हैं तो वो तो वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब तशरीफ़ नहीं लाए। इतना बड़ा आपके मुल्क का इश्यूज़ हैं। दो फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं जो साबका आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आपको तैयारी करके जाना चाहिए। आप कुछ उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ टिप्स ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, शौकत तरीन साहब को आपने अभी कुछ दिन पहले रिप्लेस किया है। फिर मांडवीवाला साहब एक अपने एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं। चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज आप आए नहीं। मैं अभी ये माजरत कर रहा था, मुझे सवेरे एक कोई इशू हो गया था। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपॉलोजीज, आपको पता है मैं फाइनेंस कमेटी का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। आप लोगों से बड़ा कुछ तो मैं इंतजार कर रहा था आपका। मैं अपॉलोजीज सर, मैं आपके पहले से ही मैं लाइव ये बात कह रहा था कि मैंने जाना था। नेक्स्ट मीटिंग में मैं ज़रूर आऊँगा सर। आज मुझे थोड़ा सा कोई एक थोड़ा इशू हो गया था सर। सर आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और बड़ा एक अच्छा आपका, मैंने अब आपकी बहुत सारी कमेटीज़ की मीटिंग भी देखी हैं। आज ये था मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो मेरा ख्याल कमेटी में वो आए ही नहीं है, पेश ही नहीं हुए। जी वो एक दफा आए थे ड्यूरिंग बजट, उसके बाद नहीं आए। अच्छा, उसके बाद नहीं। आप तो उनकी पार्टनर हुकूमत का हिस्सा हैं सर। आपकी खुद एक अपना वेट है। शौकत तरीन साहब जो भी हो, एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी मेरा ख्याल मीटिंग में मौजूद थे। तो क्या वजह मिफ्ता इस्माइल साहब वो क्यों आप लोगों को सीरियस नहीं ले रहे? आपको नहीं ले रहे, कमेटी को नहीं ले, शौकत तरीन साहब हैं और बड़े अहम वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं। क्या वजह है, वो क्यों नहीं आते सर आपकी मीटिंग में? सर मुझे तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं आते। मुझे लगता है कि he is too busy in troubleshooting most of the time, और वो मेरे ख्याल उन्हीं चीजों से उनका टाइम निकलता नहीं है कि वो आके कमेटी को टाइम दे सके। नहीं, कमेटी एक बहुत बड़ा अहम है एक सर, एक पार्लियामेंट का जुज़्व है। फाइनेंस की कमेटी कोई आम लोगों
कोई उसमें कमेटी भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, बड़े हैवी वेट्स बैठे हुए हैं जहाँ पे डिस्कशन हो सकती है, आप लोग उनको तजवीज़ें दे सकते हैं। बहुत सारे क्राइसिस में, ट्रबल शूटिंग में आप कुछ मदद कर सकते हैं। कोई थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है आपने सलीम भाई, ये ज़रा नहीं, मगर मैं देखें, हमने तो आज यही डिसाइड किया है कि पूरी कमेटी की तरफ से एक लेटर जाएगा उनको, और आज हम उनको, कल वो लेटर उनको चला जाएगा कि उन्हें कमेटी में आना चाहिए। दिस इज सेंडिंग अ वेरी बैड सिग्नल ऑफ दिस गवर्नमेंट कि दी फाइनेंस मिनिस्टर डज नॉट कम टू द कमेटी। आपसे डर तो नहीं गया? ज्यादा हैवी वेट्स बैठे हैं, आप बैठे हैं, शौकत तरीन साहब बैठे हैं, ही कुडंट फेस यू, आपके सवालात के जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। अगर इसीलिए नहीं, जिस दिन मुझे सबक नहीं आता था मैं स्कूल नहीं जाता था सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अवॉइड करना चाहते हैं ये सारी सिचुएशन। अच्छा, आमिर साहब भी कुछ पूछेंगे सर, उससे पहले ज़रा ये डॉलर का साफ ज़रा आपसे पूछा जाएगा कि आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं, डिवेल्यूएशन हुई, IMF की डील हो गई, हमें कभी कहा गया चाइना से पैसे आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कतर, तो कभी UAE, और आखिरी जो कहा गया था कि IMF, वो डील भी हो गई। और आज आपकी कमेटी में बड़े सीरियस इशू आया है वहाँ पे कि डॉलर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। सर, आप एज उसके फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर आप क्या देखते हैं, मतलब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, कि वेयर इज द फॉल्ट सर? मैं सर, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, और आज तो हमने 8 बैंकों को भी बुलाया हुआ था और उन्होंने भी यही बताया कि सिचुएशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं और मार्केट में भी डॉलर नहीं है। तो ये इसकी कभी 75 साल में पाकिस्तान इस किस्म की पोजीशन में नहीं आया कि हमारे पास दोनों मार्केट में भी और स्टेट बैंक में भी डॉलर शॉर्ट हो जाए। और ये पहली दफा ये सिचुएशन आई है, और इसको डील करना पहली दफा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के इदारों को करना पड़ रहा है, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर पाकिस्तान टू डील विद दिस। बट उम्मीद ये है कि देश, उन्होंने जो आज हमें प्रेजेंटेशन दी है तो उसमें लग रहा है कि they will be able to manage, but it will be not easy. जी, मैं मांडवी साहब आमिर मतीन बोल रहा हूँ। मुझे तो मिफ्ता इस्माइल साहब पे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि सबको पता था कि कितने मुश्किल हालात हैं, उसके बावजूद सब ने ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट की, आपकी पार्टी ने भी और एलाइज ने मिला के, और जब गवर्नमेंट बना ली गई तो उसके बाद एलाइज भी उन पर तनकीद करते हैं, सड़कों पे भी उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि उन्की अपनी पार्टी ने उनका स्केपगोट बना के एक पूरा नवाज शरीफ साहब का कैंप है, मरियम बीबी और तमाम उनके जो कैंप के लोग हैं, सारों ने तोपों का रुख जो है ना वो मिफ्ता इस्माइल पे कर दिया है। आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप क्या उनसे डिफरेंट करते? व्हाट इज ही डूइंग रॉन्ग? देखें जी, हर फाइनेंस मिनिस्टर की कोशिश तो ये होती है कि वो ही कैन डिलीवर टू व्हाटएवर सिचुएशन द कंट्री इज इन और व्हाटएवर सिचुएशन द गवर्नमेंट इज इन। मगर ये जो हालात इस वक्त हैं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होता तो उसके लिए ये इन हालात को डील करना आसान नहीं होता। मैं मिफ्ता साहब को क्रिटिसाइज जितना मर्जी करूं, देखें, मगर द फैक्ट, द रियलिटी इज कि इस किस्म के डिफिकल्ट हालात मैं भी आज 12-15 साल से गवर्नमेंट्स में और ऑपोजिशन में रह चुका हूं। इस किस्म के डिफिकल्ट हालात मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर मिफ्ता इस्माइल के ऊपर आप सारा बोझ डाल दें कि जी सारा कसूर उसका है, हर चीज का रिस्पॉन्सिबल वो है, तो मैं समझता हूँ वो भी एक गलत बात है। आपको टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे डालनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जैसे आपने कहा सारी तोपों का रुख जो है वो मिफ्ता इस्माइल के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक आदमी को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, उसको ब्लेम करना चाहते हैं, बाकी और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो ये भी एक बात गलत है। फिर मांडवी साहब, फिर सवाल ये उठता है कि जब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं, पहले भी सबको पता था कि बड़े मुश्किल हालात हैं, फिर क्यों ली गई ये गवर्नमेंट आपकी पार्टी समेत? क्यों आप लोग गवर्नमेंट में आए अगर जब ये पता था कि बहुत गंभीर हालात हैं और हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे?
आमिर साहब, अब इसका जवाब तो मेरे ख्याल आपको मेरे से अच्छा पता है और रऊफ क्लासरा साहब को मेरे से अच्छा पता है। नहीं पता कि सर, हम क्यों इसलिए पूछ गवर्नमेंट में रहे आए। हैं। हमें तो एक खुरम नहीं, दस्तगीर साहब ने जवाब मैं- दिया, हमें तो दस्तगीर खुरम साहब ने ये कहा कि जनाब इसलिए हमने ली कि वरना इमरान खान से 25 साल जान नहीं छुड़ाई जानी थी, उन्होंने अपनी मर्जी का चीफ लगा लेना था, हम तो सिर्फ इसीलिए आए। नहीं, मेरे ख्याल सिर्फ ये वजह नहीं थी, ये तो उन्होंने एक पॉलिटिकल जवाब दे दिया। वजह ये थी कि हम बहुत सीरियसली डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे और 500 बिलियन का डेफिसिट सिर्फ फ्यूल के अकाउंट में हमारा हो गया था और हम 100% डिफॉल्ट कर जाते अगर ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं आती। आईएमएफ प्रोग्राम से हम एग्जिट कर चुके थे। आईएमएफ प्रोग्राम से हम बिल्कुल, आप ये समझें कि हम आईएमएफ प्रोग्राम हमारे लिए खत्म हो गया था और आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर हमारा 100% डिफॉल्ट हो जाना था। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन को और ये मैं आपको जो अभी हालात बता रहा हूँ, ये तो फिर भी बेरेबल हालात इसलिए है कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया। इन्फ्लेशन हिट कर गया, हमें दूसरी चीजें हिट कर गई और अब अल्लाह मियाँ की तरफ से फ्लड भी आ गए। मगर अगर ये चेंज नहीं होता ना मतीन साहब, तो आज पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा होता। आपको मैं वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। ये तो आपका हाइंडसाइट में ये वाला व्यू है, मगर जो इकोनॉमिक सर्वे में फिगर आए वो इतने बुरे नहीं थे जितने के अब बताए जा रहे हैं। मगर एक और जो जाविया है देखने का, वो ये लोग कहते हैं कि जी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने, ख़ास तौर पे नून लीग ने आपसे भी ज़्यादा अपने मुकदमात ख़त्म करवाने थे और वो हमने देखा कि नैब का आपका जहाँ तक केस था, मुझे याद पड़ता है कि वो आपका पॉइंट ठीक था कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, मगर रिफॉर्म्स नैब ठीक करने की बजाय उन्होंने खुद ही वो इस तरीके से उसकी कवानीन को तब्दील किया कि जिसके बेनिफिशरी भी वो खुद हैं। एक दूसरा, अब एक मज़गा खेज सिचुएशन हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एवन फील्ड केस है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन भी गवर्नमेंट की है और डिफेंस भी उनकी है, यानी इस्तखासा भी उनका है और दिफा भी उनका है। तो ये तो एक बड़ा कन्वीनियंट है, एक कानून की धज्जियां बखेरने वाली बात है। मदीन साहब देखें, जहां तक मुझे पता है ये जो कानून चेंज हुआ है, ये अगर आप एक एक्सरसाइज कर लें कि जो पीटीआई बिल लाई थी और जो ये बिल आया है, और इसमें मेरे हिसाब से शायद 1-2 शिप का कोई फर्क होगा, बाकी डिट्टो ये वही बिल है। नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई की भी यही नीयत थी। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गलत फहमी मीडिया में चल रही है ना कि केसेस वापस हो गए, केसेस वापस हो गए, कोई केस नवाज शरीफ फैमिली का, कोई केस पीपल्स पार्टी का, कोई केस अभी तक मेरी नजर में नहीं आया है जो कि वापस हुआ हो। रबिया ने क्वेश्चन पूछना है। मैं सर, 50 के करीब जो है ना केसेस, ये कल परसों अखबार में भी छपा है कि जो नैब ने, क्योंकि ये जो आपने एक स्लैब लगा दिया है कि इससे ऊपर और नीचे वाले केसेस नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसी से को 50-60 केसेस तो पहले ही जो है अदालतों ने वापस कर दिए कि हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है अब ये। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अदालतों को किसी ने नहीं कहा कि आप दूसरे केस तो कानून है कि 50 करोड़ है गालबन। मैं आपको अपने केस की बात करता हूं। मेरे केस में हमने कोई अदालत को नहीं कहा कि जी आप मेरा केस नैब को वापस भेज दें। हमने ये कहा कि आप ये केस मेरिट पे डिसाइड करें। 2 साल तक अदालत ने डिसाइड नहीं किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये प्राइवेट केस है, हम नैब को वापस भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो केस अगर नए कानून के तहत भी वापस किया है तो दे डोंट हैव टू। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? क्योंकि ये केस इस कानून से आने के पहले से हैं। कोर्ट्स डोंट नीड टू रिटर्न दीज केसेस, कोर्ट्स नीड टू डिसाइड दीज केसेस। मेरे व्यू में अगर वो भेज रहे हैं तो ये अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, इनको कह कोई नहीं रहा कि आप भेजें वापस। मजाक की नजर हो जाता है, बट ऑन अ सीरियस नोट, जो हमने पिछले कुछ अरसे में जब से गवर्नमेंट आई है सिचुएशन देखी है, मईशत तो बेहतर नहीं हुई, और इस तरह के रेलेवेंट फोरम्स पे जब रेलेवेंट लोग मौजूद नहीं होंगे तो इश्यूज कैसे डिस्कस होंगे, किस तरह से रिजॉल्व होंगे। और दूसरी चीज, जब रोड्स पे हम सिचुएशन देखते हैं, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, हम इसलिए आए थे, तो मईशत किधर संभली है? फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान राइट
नाउ, इससे आप डिनाई कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रोफाइल डिफरेंट है, आप बड़ी फोकस्ड किस्म के काम करते हैं और उसमें आप एक अगर परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस करें तो आपको किधर नजर आ रही है परफॉर्मेंस? मैम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यू हैड टू अरेस्ट द सिचुएशन, नॉट परफॉर्म। मेरे व्यू में यू हैड टू अरेस्ट द सिचुएशन। मैं आपको मतलब इतनी भयानक बात नहीं करना चाहता। ऐसी सिचुएशन हो जाती है इस मुल्क में कि आपके मुल्क से कोई बैंक एलसी नहीं खोल सकता। आपके मुल्क में डॉलर, तो हम आज तो डॉलर रेट की बात कर रहे हैं ना, डॉलर अवेलेबल ही नहीं होता आपके मुल्क में, आप डिफॉल्ट कर जाते, आपकी सिचुएशन श्रीलंका से वर्स हो जाती। तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि इट वाज मोर ऑफ कंट्रोलिंग एंड अरेस्टिंग द सिचुएशन, गोइंग बैक टू आईएमएफ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था आईएमएफ के वापस जाना। दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट पाकिस्तान टू कम बैक टू आईएमएफ। तो ये चीजें इतनी उस वक्त चैलेंजिंग थी और आज भी हैं। तो अगर ये सिचुएशन अरेस्ट भी हो जाए ना, मेरे व्यू में, तो इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर ये अरेस्ट भी नहीं कर सके देन आई कैन से कि जी ये काम भी नहीं कर सके। मगर टू रियली इम्प्रूव द सिचुएशन वी आर फार फ्रॉम दैट वेयर वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन। अभी तो आपको अरेस्ट करनी है सिचुएशन, आपको चीजें कंट्रोल करनी है, यू नो, एंड देन यू कैन गो टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप आए हैं। आई एग्री कि अगर मुझे कहा जाता तो मैं कभी भी गवर्नमेंट नहीं लेता। अब क्या वजूहात थे क्या नहीं थे, अब वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि ये क्यों आए, किस लिए आए, किसने कहा, कैसे हुआ। वो मेरा ख्याल यू गाइज आर मच वाइजर देन मी टू इवैल्यूएट दैट। सलीम साहब, आप जरदारी साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, जरदारी साहब आपको बड़ा वैल्यू करते हैं, आपको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ आपसे कुछ डिस्कशंस उन्होंने नहीं की होंगी, कुछ आपका इनपुट नहीं लिया होगा, क्योंकि मेन आर्किटेक्ट जो है अगर देखा जाए वो तो जरदारी साहब हैं रजीम चेंज के। उन्होंने ही वो कि शहबाज शरीफ साहब के पास गए, मरियम साहबा के पास गए, नवाज शरीफ साहब को राज़ी किया, मौलाना को किया, सारा गेम प्लान तो जरदारी साहब का था और गेम प्लान करके उनको आगे कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि जनाब आपको भी ऑफ़र की जाती तो आप भी ना लेते। तो ये कुछ थोड़ी सी बात कोई अजीब सी लग रही है कि उनको आगे करके जरदारी साहब ने किया ना सारा, आपसे कभी मशवरा नहीं किया? उन्होंने पूछा क्या कि हमें जाकर लेनी चाहिए हुकूमत या नहीं लेनी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं? आप उनके मेन उनके की मैन है सर ये फाइनेंशियल इश्यूज़ के। जी बिल्कुल जी, मेरे से कई दफ़ा उनकी बात होती है, इस पर कई दफ़ा डिस्कशन होती है गवर्नमेंट के अलावा लेनी या नहीं लेनी चाहिए। वैसे ही जब भी उनके साथ कोई मीटिंग होती है तो इकोनॉमी पर डिस्कशन होती है और हम ये भी एक तरीके की एक्सरसाइज करते हैं कि कल अगर हमें गवर्नमेंट लेनी पड़े तो हम क्या क्या करेंगे और कैसे इस सिचुएशन को बेहतर करेंगे। तो वो तो देखें एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल पार्टीज ये करती रहती हैं, आपस में डिस्कस भी करती हैं, अपनी प्लानिंग भी करती हैं। मगर देखें ये गवर्नमेंट लेना या उनको उन्होंने कैसे एग्री किया और कैसे ये डिसाइड हुआ, ये तो सारी एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट थी जिसके तहत ये गवर्नमेंट आई और ये चीजें फाइनल हुई और नो कॉन्फिडेंस आया ये सब मिलके सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। अच्छा सर, तो दूसरा असलीम साहब, आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें की जो आम आदमी को नहीं समझ आती, हमें समझ आ रही हैं, चले हम रिपोर्टिंग करते हैं, थोड़ा मोड़ा इशू को समझते हैं, आम आदमी नहीं समझते हैं टेक्निकल इश्यूज़ को कि डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट का शायद आप जाके मार्केट में पूछें कुछ जाएँ अगर कैमरे वाले, तो मेरा ख्याल है 99% लोगों को पाकिस्तान में शायद ना पता हो कि डिफ़ॉल्ट होना क्या होता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज और रिपरकशंस क्या हैं, शायद आम आदमी इन चीज़ों को नहीं जानता। आपने दो बातें की हैं, जो दो बातें आपने कहा है कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए, श्रीलंका के हालात से बचाने के लिए, अगर हम ना करते, आपकी एलसी ना खुलती, आम आदमी को शायद ये भी ना पता हो कि जनाब एलसी खुलना क्या होता है, कि दवाइयाँ नहीं आ सकती थी, पेट्रोल नहीं आ सकता था, आप उस पर डीजल नहीं इंपोर्ट कर सकते, गंदम चाहे, मतलब पूरी दुनिया से बिजनेस आपका रुक जाना था, आपकी मैंने एयरलाइंस हैं वो रुक जाने थी, पूरा बिजनेस रुक जाता है। आम आदमी शायद ये बातें ना समझता हो। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने फेवर की, आपने आके बैगेज लिया, एक इमरान खान साहब ये जो काम करने वाले थे आपने अपने कंधों पर ले लिया, जो अवाम इसको नहीं बई कर रही, नंबर 1। और दूसरा जो था, आपने अभी नैब की बात की, आपने कहा कि नैब में इनकी इमरान खान साहब की भी यही नीयत थी, वाकई वो लेकर आए थे ऑर्डिनेंस, हमें याद है, शायद लोगों को भूल गया हो। जो बातें दो आप अपने क्रेडिट पे ले रहे हैं कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, सिविल वार हो सकती थी, राइट्स हो सकते थे, यहाँ पे बहुत सारे बड़े मसले होते। दो जो चार्जशीट हैं इमरान खान साहब ने दोनों चार्जशीट आपके गले में डाल दी हैं।
आप लोग जिसको क्रेडिट समझ रहे हैं कि हमारा क्रेडिट है, वही चीज़ उन्होंने आपके लिए आके चार्जशीट बना दी। तो मुमकिन नहीं था कि एक दफ़ा खान साहब को खुद हाथ खड़े करने देते, आवाम जानते, फिर वो जानते। एक दफ़ा टेस्ट तो उनको होना चाहिए था। आज तो वो कहते नहीं जनाब, हम तो बहुत आला जा रहे थे। रऊफ साहब, ये हम भी यही चाहते थे जो आप बोल रहे हैं, मगर हम ये कर नहीं सके। हम भी यही चाहते थे कि ये जो इन्होंने तबाही की है ये फेस करें, मगर वो तबाही से होता ये कि ये सिर्फ फेस नहीं करते, पूरा पाकिस्तान फेस करता, और उस तबाही से वापस आना, पता नहीं हम वापस भी आ सकते थे कि नहीं। अभी भी तो आप पॉलिटिकली तौर पर सारे उस कंसिक्वेंसेस जो हैं आप लोग फेस कर रहे हैं। मतलब वो तो लोग तो नहीं मानते कर रहे हैं सर, हम वो ना माने, वो जो मर्जी आए कहते रहे, बट द फैक्ट इज, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, द इंटरनल सिचुएशन, कि इतनी तबाही होनी थी कि पता नहीं उससे हम पता नहीं हम कहाँ चले जाते, ये मुल्क कहाँ चला जाता। और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊं, हमारा पॉलिटिकली तो अपनी जगह हो रहा है जो हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान हमारी सालमियत का होता, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का होता। उसने शायद एग्जिस्ट नहीं करना था अगर ये चीज हो जाती। इट वॉज ए वेरी डेंजरस। तो ये बात है आपने सर ये बातें लोगों को आपने समझाई क्यों नहीं है? नो बडी नोज दीज फैक्ट्स जो आज बता रहे हैं आप हमारे शो में। मैंने तो किसी के मुंह से नहीं सुना। वो टेक्निकल सी बात करते हैं, वो जो डिफॉल्ट हो जाता, मिफ्ता साहब भी ये डिफॉल्ट हो जाता, फलां भी कहता है। तो ये सारी इसकी निटी ग्रिटी आपने लोगों को कभी समझाई क्यों नहीं है? ये बातें आप अभी ये आवाम को बता रहे हैं कि ये कंसिक्वेंसेस हो सकते थे। सर मैं तो देखें, जो मेरी छोटी सी अकल में बात समझ में आती है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस एक मुल्क के साथ हो सकते हैं, और हमने वो देखे हैं मुल्कों के साथ होते हुए, अर्जेंटीना के साथ देखे हैं, ब्राजील के साथ देखे हैं, पता नहीं किस किस मुल्क के साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। तो ये तो हम वी वर सो क्लोज टू अ डिजास्टर, अल्लाह ना करे अगर हम वो डिजास्टर हो जाता है इस मुल्क के साथ, तो हम पता नहीं कहाँ होते। आज आप पेट्रोल प्राइस की बात कर रहे हैं, आपके पास पेट्रोल नहीं होता, लोग ब्लैक में पेट्रोल खरीद रहे होते। मतलब मैं आपको मांडवी वाला साहब, मैं कथा कलामी की माफी, या अब बार बार दोहरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाता, क़यामत आ जाती। मगर आपके इस आर्गुमेंट को, जो आपका अपने दौर के अंदर इकोनॉमिक सर्वे आया, वो फिगर्स जो है आपकी बात को सब्सटेंशिएट नहीं करते, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो डॉलर वाली करेंसियों के, ऑफ कोर्स बैंकों का भी कसूर होगा, दरमियान में जो मनी चेंजर्स का भी होगा, और भी काफ़ी माफियाज एट वर्क होंगे। बट सबसे ज़्यादा करेंसियों के अंदर जो मसला होता है वो इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो गवर्नमेंट की तब्दीली से एक इंस्टेबिलिटी जो आई, और उसके बाद IMF का भी पैकेज डिले हुआ, प्रोलॉन्ग्ड हुआ, ये इंस्टेबिलिटी, गैर इस्तेहकामी पहले भी और अब भी, वो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था। देखिए, मैं आपको इंस्टेबिलिटी डज प्ले अ रोल मजीद साहब, आई एग्री विद यू, बट इतना बड़ा रोल इंस्टेबिलिटी प्ले नहीं करती कि डॉलर ही खत्म हो जाए आपके मुल्क में, डॉलर ही गायब हो जाए, डॉलर ही ना मिले। So what is the factor then? What is the actual factor? The actual factor is the management. The management was so bad and we were heading, देखें 100 बिलियन रुपए अगर आप महीने के सब्सिडी दिए जाएंगे, ये ऐसी बात है कि आप अब खर्चा करे जाएं, आपका पैसे नहीं है। 500 बिलियन 5 महीने में आपने उड़ा दिए, जो आपके पास है ही नहीं। तो आप अगर इस किस्म के काम करेंगे तो यू आर फोर्सिंग द कंट्री टू गो इनटू बैंकरप्सी ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम मांडवीवाला, सेनेटर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें टाइम दिया और अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब, न्यूयॉर्क से लाइव। और ये जो वजीर आजम का दौरा अमरीका है अपने वफ्द के समेत, उसको ये कवर कर रहे हैं आमिर साहब जी। दौरा अमरीका से ज़्यादा ये जनरल असम्बली का अक़वाम मुत्तहिदा का सालाना इजलास है, और इसलिए हमारे लिए इस दफ़ा बहुत अहम है कि मुल्क के अंदर बहुत बड़ा सैलाब यहाँ आया हुआ है, और जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ पे कह गए हैं कि ऐसा उन्होंने ज़िंदगी में इस तरह की आफत का ये स्केल नहीं देखा।
तो हम तीन से ये जानना चाहेंगे कि हमें बताया गया है कि एक बहुत बड़ा भारी भरकम दर्जनों के ऊपर एक डेलीगेशन गया है, तो क्या वो जो वहाँ पे कमिटमेंट्स हैं वो जिस साइज़ का डेलीगेशन किया है वो है, या सिर्फ ये हमें रोज़ भेज दी जाती हैं तस्वीरें कि फलाना फलाने से मिला, फलाना फलाने से हाथ मिला रहा है? एक दूसरा, आप हमें क्विकली बताइएगा कि इतलाएँ आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को, फॉरेन मिनिस्टर को वाशिंगटन में बाद में अलहदा मीटिंग के लिए बुलाया गया, उसकी अहमियत क्या है? ओवरऑल व्यू इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पे न्यूयॉर्क में ये है कि आज की जो उनकी मसरूफियात हैं, पहले तो वो मैं उसका आपको रैप अप करके बता दूं कि अभी कुछ देर पहले उनकी वर्ल्ड बैंक और IMF के जो चीफ हैं उनसे अलग-अलग मुलाकात हुई है, और उसमें जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है, सब चीज़ें उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। और इसके साथ साथ जो दूसरी मीटिंग हुई है वो अमेरिका के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर क्लाइमेट चेंज जॉन केरी साहब, उनसे मुलाकात हुई है। और इसके साथ आपको ये बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुछ और मीटिंग्स थी, और अभी ताज़ा तरीन जो उनकी मीटिंग हुई है वो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ हुई है। जो मीटिंग से ज्यादा हमें कोई कमिटमेंट्स हुई और इतना बड़ा डेलीगेशन जाने का वहाँ पे, वाज इट वर्थ इट? और बिलावल की वाशिंगटन जो बुलाया गया है उसकी अहमियत बताएं प्लीज। जी, ये बड़ा अहम आपने सवाल किया, और ये इतना भारी भरकम डेलीगेशन एक ऐसे मौके पे यहाँ पर न्यूयॉर्क में आया जब पाकिस्तान को खुद इस वक्त सख्त बैनुल-अक़वामी माशी इमदाद की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए जो सैलाब की बहाली का जो सबसे बड़ा चैलेंज है उससे निपटना है। और अगरचे के अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आज अपनी तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान की जो सैलाब से जो माशी मुश्किलात हैं और जो तबाही आई है उसका जिक्र किया, और गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने खास तौर पर कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से बहुत तबाही आई है और पाकिस्तान की मईशत बहुत दबाव का शिकार है। आलमी सतह पे पाकिस्तान के लिए सिंपैथीज है, लेकिन इतना भारी भरकम लश्कर यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाना, और यहाँ न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटल्स में जो कैबिनेट डेलीगेशन हैं वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, और उसके साथ जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो लाओ लश्कर उसके अलावा है। फिर वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सफारत खाने के जो डिप्लोमेट्स और वो लोग हैं वो उसके अलावा हैं। तो ये जो इतने बड़े जो महंगे और इतने इंतहाई एक्सपेंसिव होटल्स में जो डेलीगेशन, फिर इनके साथ गाड़ियों के काफिले और तमाम तर चीजें, मैं ये समझता हूँ ऐसे हालात में जब पाकिस्तान खुद आलमी सतह पे अपील कर रहा है तो मौजूदा डेलीगेशन की जानिब से महंगे तरीन होटलों में आना, बड़े बड़े वफूद लेके लाना, इस पे नजरसानी की जा सकती थी। और दूसरी चीज ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उसका किराया कितना है तकरीबन होटल का? ये फिगर आ रहा था कि होटल में जिसमें स्टे कर रहे हैं पर नाइट क्या किराया है? आप तो वहीं पे अंदाजा होगा आपको कितने डॉलर? इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो होटल्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानी वफूद ठहरे में, प्लाजा और दूसरा हयात, और उसके अलावा जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं वो बाकी और होटल्स के अंदर हैं। सिर्फ इस जो प्लाजा होटल और हयात है, इसमें जो एवरेज रूम है वो $5,000 प्लस है, रोज का। इसमें स्वीट्स हैं जी डेली का $5,000 रोजाना का, और इसमें जो स्वीट्स हैं वो $8,000 से $9,000 पर नाइट हैं। यानी वन डे का जो खर्चा है वो आप उसमें टैक्सेस और खाना पीना डालें तो $10,000 पर नाइट। और इस वक्त पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, हमें उन लाखों सैलाब जदगान की मदद। अच्छा बताइए, हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने एक अच्छी रिवायत कायम की थी। जब वो गए थे तो उन्होंने जाके एम्बेसडर जो थी उस वक्त, उन्होंने एम्बेसडर के पास अपनी रिहाइश रखी थी। कोई इतना बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन लेकर नहीं गए थे। वो ये कहते थे, पता उन्होंने एक फिगर दिया था, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन $1,000 से ज़्यादा नहीं थे। तो उसके मुकाबले में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये भी थोड़ी सी ऑस्टेरिटी दिखाते और दोबारा इमरान खान साहब के लिए नया एक उनका नैरेटिव बनवाएं कि खान साहब तो कहेंगे, उनका बनता भी है कि जब मैं गया था तो मैं वहाँ पे एक उसमें ठहर गया था। ये देखें नवाब जाते हैं, रॉयल फैमिलीज जाती हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, इतना इंटुराज जाता है, और ये जाके इतने बड़े महंगे होटल्स में रहते हैं। तो ये तो हर जगह इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई नया एक बरूद, एक उसको एक्सप्लोसिव उनको प्रोवाइड करते रहते हैं ये। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है।
और जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए थे तो वो अपने होटल, यानी ये जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की मलकियती PIA का मलकियती होटल है रूजवेल्ट में, उस विजिट में भी शामिल था। इमरान खान का जो 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली वाला जो विजिट था उसमें वहाँ शामिल था और वहीं पे ब्रीफिंग्स कंडक्ट होती थी। सारे सुफरा पाकिस्तान के जो हैं UN में, अमेरिका में, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी वज़रा थे वो वहीं ब्रीफिंग्स करते थे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ये पूछा, और यही मौजूदा जो गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म है, इनके कैबिनेट डेलीगेशन रूजवेल्ट में ठहर सकते थे, लेकिन रूजवेल्ट को डिसफंक्शनल कर दिया गया है। उसको माशी तौर पे डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है। उसको दोबारा रिफॉर्म्स करके उसको दोबारा होटल को ऑपरेशनल किया जा सकता था। अगर रूजवेल्ट होटल में पाकिस्तानी वफूद ठहरता तो इस वक्त जो नहीं, खान साहब लास्ट टाइम उनके एम्बेसडर के यहाँ नहीं ठहरे थे रिहाइश पे, मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो होटल में तो नहीं, शायद एम्बेसडर के पास ठहरे थे जाके, या वहाँ पे किया वाशिंगटन वाली विजिट थी, कोई एक थीम में से कोई एक। जी बिल्कुल, वो फैसला तब्दील हो गया था। वो उस वक्त वाशिंगटन का दौरा था उनका, जुलाई 2019 का। तो उसमें एम्बेसडर की तरफ उन्होंने ये किया कि होटल में तमाम जो बिजनेस रूम्स हैं और बिजनेस हॉल्स हैं वो लेने की बजाय ये तमाम तर मीटिंग पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन में की थी, लेकिन रिहाइश उन्होंने होटल के अंदर रखी थी। और बाकी तमाम तर जो मीटिंग्स थी वो एम्बेसी के अंदर बड़े बड़े हॉल्स मौजूद हैं, वो किए गए। लेकिन इस वक्त जो है वो इंतहाई दुख और मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तरफ हम आलमी इमदाद की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक इंतहाई बड़ा लाओ लश्कर। आप देखिए वजीर खारजा भी मौजूद है, नायब वजीर खारजा यानी वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर भी मौजूद हैं, और तारिक फातमी मामले खसूसी अमूर खारजा वो भी मौजूद हैं। मामले खसूसी तारिक फातमी वजीर आजम की मावनत कर रहे हैं, वजीर खारजा की मावनत हिना रब्बानी घर कर रही हैं, और उसके अलावा दफ्तर खारजा का अलग स्टाफ है। जो इनका वर्किंग का सिस्टम है उस सिस्टम की कोई समझ नहीं आ रही कि जब फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे तो फिर वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और मीटिंग के हवाले से बताइएगा, बस क्लोजिंग का टाइम हो रहा है। तो समझ में आती है, चले ये फॉरेन अफेयर्स के लोग साथ हो सकते, समझ आती है। उनसे हट के जो लोग गए हुए हैं बहुत सारे, मेरा ख्याल है, जिनका मिफ्ता इस्माइल है, ख्वाजा आसिफ हैं, शरीर रहमान है, चले वो तो थोड़ी सी एक्स एम्बेसडर रही हैं, और कौन कौन है? और क्विकली जरा बिलावल की मीटिंग का भी बताइएगा जो वाशिंगटन में बुलाए गए हैं। जी बिल्कुल, ये जो वज़राए खारजा हैं उसमें वजीर खजाना मौजूद हैं, उसमें वजीर दफा मौजूद हैं, मामले खसूसी तारिक फातमी मौजूद हैं, माहौलियात की वजीर। बिलावल की मीटिंग के बारे में बताइएगा प्लीज। जी, बिलावल की जो मीटिंग है वो वाशिंगटन में अब 25 सितंबर को अपने अमरीकी हमसफ़र एंटोनी ब्लिंकन के साथ हो रही है। इंतहाई अहम मीटिंग वो साइडलाइंस पे नहीं होनी थी, साइडलाइंस पे अब ये मुलतवी हो गई है, चूंकि दोनों तरफ से जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी था। और अभी जो एंटोनी ब्लिंकन की वजीर आजम शहबाज शरीफ से हुई है मुलाकात अभी कुछ देर पहले, उसमें भी पाक अमेरिका ताल्लुकात का मुफस्सल जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, न्यूयॉर्क से लाइव हमें रिपोर्ट कर रहे थे। ये जो बहुत अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है और इसके बारे में देखा जा रहा है कि कोई फायदे हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।